महबूब लिल्ला जो कि डीआईजी हैं, उन पर एक करप्शन का इल्जाम लगता है। ये करप्शन का इल्जाम क्या था, कैसे लगा और इसके पसे पर्दा हकाइक क्या हैं? उनके साथ दो अफराद और थे। क्या वो पुलिस ऑफिसर थे? नहीं, वो ऑडिटर थे। वो उन दोनों ऑडिटर्स की टीम को सुपरवाइज कर रहे हैं। 5 बकरियों से शुरू होती है। पुलिस के आपस की लड़ाई थी जिसमें महबूब लिल्ला पर बगैर किसी सबूतों के ये कीचड़ उछाला गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। साबिक कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल महबूब लिल्ला जो कि डीआईजी हैं, उन पर एक करप्शन का इल्ज़ाम लगता है। ये करप्शन का इल्ज़ाम क्या था, कैसे लगा और इसके पसे पर्दा हकाइक क्या हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट जनाब मियां आबिद साहब। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये है क्या मामला जो कि बड़ी मारूफ शख्सियत है महबूब लिल्ला साहब, बहुत सारे फलाही कामों में उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन ये उन पर आखिर इल्ज़ाम क्या लगा 22 करोड़ करप्शन का? देखिए नुमान साहब, बात यह है कि एक 24 साल कैरियर हो पुलिस का और वो निचले लेवल का नहीं, ऊपर लेवल का। एएसपी से एक बंदा शुरू होता है और डीआईजी के लेवल तक पहुंचते, आज तक उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। अब आके क्या ऐसी बात हुई कि जून ट्रेनिंग कॉलेज से पहले वो मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज के 4 साल कमांडेंट रहे, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब इस जहाँ पे उन्होंने 2.5 साल सर्व किया ट्रेनिंग कॉलेज जून में, वहाँ पे ये इल्ज़ाम उठता है कि जी वो 22 करोड़ समथिंग यानी 60 लाख की शायद करप्शन का इल्ज़ाम है। और आईजी ऑफिस से इसको मीडिया हाइप दी जाती है, मीडिया के लोगों से रब्ता किया जाता है, खबरें चलवाई जाती हैं। तो जब हमने इसकी तहकीक की तो नुमान साहब ये बात सामने आई कि 2025 में महबूब लिल्ला जो है ना, वो बेसिकली एक आर्टिस्टिक माइंड लोग नहीं होते। यार ये फूल यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये टावल यहाँ पे सही नहीं है, ये वाइट वाश सही नहीं है, यार इसका कलर चेंज करो। अगर आप कभी मोटरवे कॉलेज जाने का इत्तेफाक हुआ तो उसने मोटरवे कॉलेज को भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज बना दिया था। उसी से मुतासिर होके आईजी पंजाब जो साबका थे डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने क्यों ट्रेनिंग कॉलेज की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि यार ये मुझे ऐसे चाहिए जैसे मोटरवे का आपने बनाया था। इसकी तैनाती से पहले चूंग ट्रेनिंग कॉलेज एक खंडरनुमा बिल्डिंग, ना कोई खाने का निज़ाम है, ना कोई ट्रेनिंग का ऐसा निज़ाम है। तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान जो थे वो इस चीज़ से तंग थे कि यार इसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, तो इस वजह से महबूब को वहाँ तैनात किया गया। अब होता ही है कि उन्होंने ना सिर्फ बिल्डिंग रेनोवेट करनी शुरू कर दी, उसके बाद प्लांटेशन पे बड़ा फोकस किया। उसमें एक जूनियर डीआईजी, वहाँ उनकी रिहाइश थी, उस कॉलेज में एक रिहायशी ब्लॉक है, वहाँ पे वो भी रहते थे। तो उनका एक गेट जो है घर का वो बाहर सड़क पे खुलता था और एक कॉलेज के अंदर खुलता था। अब मौसूफ डीआईजी साहब, जिनका नाम फैसल अली राजा है, वो बकरियों को शौक रखते थे, कोई खास किस्म की बकरियां मंगवाई और उन बकरियों को घर में रख लिया। अब वो बकरियों को बांधते नहीं थे, खुल्लम खुल्ला एक छूट लॉन में घर के नहीं, वो कॉलेज के अंदर आ जाते। अब चूंकि पहले निज़ाम नहीं था इस तरह के कि जी घास फूस उगी हुई थी, दरख्त ऐसे बेढंगे से हैं, तो उनकी सफाई करने वाला नहीं था। तो महबूब लिल्ला ने ऑर्डर किया कि जी इसकी प्लांटेशन चाहिए, खूबसूरत पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, लॉन को खूबसूरत बनाया जाए। तो कॉलेज का जो 70% एरिया था वो बड़ा डेकोरेट हो गया, लेकिन 30% जो डीआईजी फैसल अली राजा साहब के घर के पास था वो उसी तरह नकारा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या सूरत है, यहाँ पे प्लांटेशन नहीं की गई। तो उन्होंने कहा कि प्लांटेशन हमने की थी, यहाँ डीआईजी फैसल अली राजा साहब की बकरियां हैं जो आके तो सब कुछ खा जाती हैं, बड़े कीमती प्लांट्स जो है वो ज़ाया हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा यार उनको मेरी तरफ से पैगाम दें कि यार वो गेट बंद रखें या बकरियों को बाहर ना आने दें। तो फैसल अली राजा साहब जो उसका नोटिस ना लें। अब होता ये है कि कुछ अरसे बाद अपने स्टाफ से पूछते हैं जी प्लांटेशन का क्या होगा, जी बकरियां बांधनी होंगी तो प्लांटेशन कहाँ से करें। तो उन्होंने फिर एक लेटर लिखा जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सख्त था। उस लेटर में वो लिखते हैं कि फैसल अली राजा साहब, आपको बार बार
रिक्वेस्ट की गई कि अपनी बकरियों को कंट्रोल करें। तो ये बुनियादी तौर पर 5 बकरियों का मामला है, इसमें मुझे करप्शन 22 करोड़ की नज़र नहीं आती, 5 बकरियों का इश्यू ज़्यादा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो मेरे स्टाफ ने तंग आके आपकी बकरियां बांधी, तो आपने वहां आके शाउट किया, तो ये एक डीआईजी के मुनासिब तर्ज अमल नहीं है, आपका रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि अगर दोबारा ये बकरियां आई तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जूनियर है इनसे फैसल अली राजा या सीनियर है? फैसल राजा जूनियर है। अब फैसल राजा साहब ने महबूबुल्लाह को फ़ोन किया कि भाई आपने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने आगे से कहा कि यार मैं तो आपका सीनियर हूँ, दूसरा बार बार आपको रिक्वेस्ट की गई, आप उसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहे, तो अब आप अपना गेट बंद करें वरना फिर हम खुद कर देंगे। तो फैसल अली राजा साहब ने जब फ़ोन बंद हुआ तो फ़ोन उठाया और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को फ़ोन कर दिया। वो देखिए जी मेरे घर का दरवाज़ा बंद किया जा रहा है। अच्छा, अब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने महबूबुल्लाह को फ़ोन किया, और यार तुम लोगों के घरों के दरवाजे बंद करो। उसने कहा नहीं सर, इसके घर के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा कॉलेज की तरफ रखा हुआ है और एक इनका मेन सड़क के ऊपर है। तो कॉलेज का दरवाज़ा जो है वो इनकी बकरियां इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो नहीं इस्तेमाल करते, इनका कॉलेज में क्या काम है? तो बकरियां जो है हमारे सारे प्लांट खा गई हैं, कीमती प्लांट से, तो बताएं हम क्या करें? आई साहब ने उसके बाद कहा, अच्छा देखते हैं, करते हैं। तो उसके बाद महबूब साहब ने अपने स्टाफ को ऑर्डर किया कि इस गेट को मुस्तकिल बंद कर दें, बकरियां इधर नहीं आती। अब यहाँ से एक लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई होते होते सर वो चूँकि कॉलेज के अंदर एक बिल्डिंग है, उनकी रिहाइश का है, उन्होंने वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी कि तामीराती काम कहाँ पे हो रहा है, इसमें ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, खाने में ये मामला ख़राब हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। अब मैं समझता हूँ कि महबूब रसूलुल्लाह का जो नेग्लिजेंस थी कि वो हर साल उनको ऑडिट कराना चाहिए था, लेकिन उनका जो नेचर ऑफ जॉब तो पुलिस की है, लेकिन जो स्टाइल है वो हमेशा शाहाना रहा है। वो अपने अंदाज में काम करते रहे हैं, ये कर दें, ये बेहतर कर दें, ये इसको अच्छा कर दें, ये इसको बुरा कर दें। तो वो गफलत ये नज़र आई कि उन्होंने ऑडिट नहीं करवाया। अब कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी कमांडेंट तैनात होते हैं और महबूब रसूलुल्लाह जो है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर डीआईजी एलीट फोर्स में जाता है ना। तो फैसल अली राजा साहब पहुँचते हैं सुहेल चौधरी साहब के पास, तो भाईजान यहाँ तो बड़ी करप्शन, तो बड़े अंधेर मचा हुआ है। उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा जी आप ऑडिट चेक करें। तो जी वो स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा जी 3 साल से ऑडिट नहीं हुआ। अब उन्होंने एक लेटर लिखा आईजी पंजाब कि उस वक्त तक आईजी पंजाब भी चेंज हो चुके थे, डॉक्टर उस्मान अनवर जा चुके थे और राहुल तंत्रीम आ चुके थे। तो उन्होंने कहा जी कि कॉलेज का ऑडिट नहीं हुआ तो ऑडिट करवाया जाए। अब फैसल अली राजा साहब वहाँ पहुँचते, वो कहते हैं जी ये ऑडिट मैं करूँगा। अच्छा, जूनियर अफसर सीनियर का ऑडिट करेगा। यही तो कमाल की बात है कि एक बंदा जिसके साथ मुखालफत चल रही है, ऊपर से वो जूनियर है, उसको कह दिया जाता है जी आप जाके तो उसका ऑडिट इंक्वायरी करें। अच्छा, वो जब इख्तियार मिलता है वो तो पूरा नहीं जमाते, वो 3 गाड़ियों में अपना स्टाफ लाते हैं, तो साहब वहाँ बैठे हुए हैं, आके वो खड़े हो जाएं जी साहब ये चीज़ें भी टेक ओवर कर लो, ये भी टेक ओवर कर लो, खाते हैं और चले जाते हैं अपने ऑफिस। अब वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी करते हैं कि जी एम्बेजलमेंट हुई है। अब एम्बेजलमेंट में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया वो 17 हेड्स थे, स्टेशनरी का हेड है, मैस का हेड है, फलां का ठीक है। उसमें 2 मेजर हेड्स थे, जिनमें एक कस्टम ने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करवाई, उसके लिए कॉलेज के स्टाफ ने एक कोटेशन बना के दी कि जी इतने लोग हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग है, इतने कॉस्ट आएगी, ये इसका पैसे आप पे करेंगे। अब वो कस्टम वालों ने 7 करोड़ रुपए पे किया। इसमें जो पीरा फोर्स उनके लोग ज़्यादा थे, वो बगैर 9 करोड़ रुपए थे। उन्होंने कहा जी आपके इतने पैसे बनते हैं, पीरा ने भी पैसे कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब हैरानगी इस बात की होती है कि जो एम्बेजलमेंट का पेपर बनाया गया है, जो 17 हेड रखे गए हैं, उसमें पीरा की तरफ से 9 करोड़ और कस्टम की तरफ से 7 करोड़। भाई अगर 7 करोड़ या 9 करोड़ एक फोर्स के आए हैं तो उसमें से 2, 3, 4, 5 करोड़ तो खाया जा सकता है। सारे के सारे उसने महबूबुल्लाह ने खा लिए
वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, खाना पीना उन्होंने सारा। यार उन्होंने 6 महीने रहना है भाई, उनकी ट्रेनिंग होनी है, 3 टाइम का खाना मिलना है, और कुछ इक्विपमेंट्स भी होंगे, कुछ साबुन तौलिया भी होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है, सफाई सुथराई भी होती है। तो इस बात का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है कि जी अगर 9 करोड़ आया है पीरा से और 9 करोड़ खा लिया, 7 करोड़ आया कस्टम से तो 7 करोड़ ही उसने खा लिया, अब बाकी मिला के 22 करोड़ बन गए। तो इस सिलसिले में सर जब ये इंक्वायरी फैसल अली राजा ने की तो फिर इन्होंने आईजी जो है अब्दुल करीम, इन्होंने 2 रुकनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें शहजादा सुल्तान साहब एडिशनल आईजी वो थे और उनके साथ राना मासूम एआईजी, जो इंक्वायरी करते हैं और मनवान उसको जो फैसल अली राजा साहब ने किया होता है उसको कहते हैं जी ये थी अच्छा, उन्होंने भी तस्दीक कर दी। तस्दीक कर। अब बात यह है, किसी भी जगह थाने में अगर कोई दरख्वास्त जाती है, किसी इंक्वायरी में हम जाते हैं, मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त देता हूँ, तो भाई आप पूछेंगे तो सही ना कि आपने मुझ पर क्या इल्जाम आयद किए हैं, मुझे दें पेपर ताकि मैं उसका जवाब दूं आपको। सर महबूब असलम बिल्ला को कोई कागज, कोई रिपोर्ट पहली इंक्वायरी में ना, यानी फैसल अली राजा ने की ना शहजादा सुल्तान की तरफ से, सिर्फ एक पेपर दिया गया कि जी ये 17 हेड्स हैं, ये करप्शन हुई है, आप इसका जवाब दें। ठीक हो गया सर। उसके बाद सर होता ही है कि आईजी ऑफिस से चंद साफियों को कॉल जाती, मिसाल के तौर पर उनमें मैं भी शामिल। कहा जाता है कि जी महबूब असलम लीला के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई है और तमाम इल्जाम दुरुस्त साबित हुए हैं, तो आप जो है उसको, हमने उसको ओएसडी कर दिया है, आप इसकी खबर चला दें। तो एक साफी होने के नाते मैं उनको कहता हूँ कि जनाब आप मुझे वो रिपोर्ट दें, इंक्वायरी रिपोर्ट दें, ताकि हम उसको, हमारे पास एविडेंस हो और हम खबर चला दें। फ़ोन पे तो नहीं बातें चल सकती। उन्होंने कहा नहीं जी सॉरी हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। उसके बाद मैं उनको अगली ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप रिपोर्ट नहीं दे सकते तो आप एक आला ओहदे पे बैठे हुए, आप अपना शॉट मुझे दे दें, मैं कैमरा भेज देता हूँ, ताकि भाई मैं अगर किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं या मैं लगा रहा हूं तो मेरे पास भी तो कोई एविडेंस होना चाहिए किस बेस पे लगा रहा हूं, तो वो किसी को प्रोवाइड नहीं किया गया। उससे अगले दिन अपना एक अखबार में छप जाती है डिटेल, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो मैंने उन साहब से पूछा कि भाई रिपोर्ट है, कहते नहीं। तो यार हम सुनी सुनाई बात पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम किसी का टट्टू हैं क्या? यार साफी बने, फर्ज किया कोई बंदा उसको चैलेंज करता है तो नुमान साहब हमारे पास एविडेंस तो होना चाहिए ना। इवन हमारा दफ्तर आपसे वजाहत मांगता है, भाई ये जो आप कह रहे हो ये बंदा गलत है, ये इसके ऊपर इल्जाम है, आपके पास क्या सबूत है? तो अभी हम पकड़ गए। तो प्रेस रिलीज भी नहीं दी गई इसमें? सर ना प्रेस रिलीज दी गई है, फोन पे सिर्फ बताया गया कि ये कर दें और साफी हजरात ने कर दिया। मेरे नहीं ख्याल कि ऐसे कोई रिपोर्टिंग होती है, ऐसी कोई सहाफत होती है। अब उसमें मैंने उनको कहा कि जी आप फिर क्या कर रहे हैं? कहने लगे जी हम इनका केस एंटी करप्शन को भेज दें। मैंने कहा वो तो फेडरल का मुलाजिम है, एंटी करप्शन को तो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जी वो हम निचले अमला का जो है ना वो भेजेंगे उधर एंटी करप्शन को, तो इनके खिलाफ महकमाना। मैंने कहा महकमाना तो आप भी नहीं कर सकते, एक PSP क्लास है उसके पास एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक्शन लेना है ना। जी वो हम उनको लिखेंगे सिफारिशात तो वो उन पे ऊपर अमल दरामद करेंगे। अभी तक ये गोमगो की कैफियत चल रही है, किसी के पास एविडेंस मेरे ख्याल से आज आईजी साहब से सवाल भी किया गया था इस बारे में, आपने किया था? नहीं सवाल किसी और ने किया था। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा हजूर एक बंदा जूनियर और ऊपर से 5 बकरियों का मामला ही यार, 5 बकरियों की मुखालफत में आपने उसको दूसरे के खिलाफ इंक्वायरी दे दी। वही सब वो बस वो ठंडे सी मिजाज के आदमी हैं, कहते हैं नहीं यार 2 बंदे और भी साथ थे उनके, तो वो हमने इंक्वायरी कराई तो वो ऑडिट था। भाई ऑडिट आप एक्सटर्नल रहें, AGPR का स्टाफ जो है वो किस लिए बैठा हुआ है? अरे जी ऑफिस दुनिया जाती है ना, ऑडिट वो करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट आपने क्यों नहीं करवाया? अच्छा दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। नुमान साहब रूल्स के मुताबिक आप एक रेगुलर इंक्वायरी इनिशिएट करें, आप कमेटियां बना के किसी के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। ये बात मैंने आईजी साहब से पूछी, मैंने कहा जी
जी हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर रेगुलर इंक्वायरी कराई जाए। तो भाई रेगुलर इंक्वायरी नहीं कराते और आप मीडिया को खबरें जारी करते हैं एक बंदे की ज़ात के ऊपर कीचड़ छाड़ने के लिए। मसला सिर्फ ये आ जाता है कि सर मैं नहीं कहता कि लिल्ला को नेक पाक आदमी हो सकता है गुनाहगार हो, मैंने उसकी कब्र में नहीं जाना, उसने करप्शन की हो, लेकिन भाई 272 यतीम बच्चे इस वक्त स्टेक पे लगे हुए हैं जिनकी कफालत की उसने जिम्मेदारी उठाई हुई है। वो उसके लिए फंड रेजिंग करता है। वो बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन उनको रिहाइश मिल रही है, बेहतरीन से बेहतरीन उनको खाना मिल रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन उनको स्कूलिंग मिल रही है। यार वो लवारिस बच्चे हैं 272। अगर आप इस तरह की किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम की बुछाड़ करेंगे तो दुनिया कहेगी शायद की तरफ है। तो बच्चों का मुस्तकबिल तो स्टेज पे लग गया। फॉरेन फंडिंग होती है इनके लिए, बच्चों के लिए, तो सर उन बच्चों का मुस्तकबिल भी तो स्टेज पे लग गया ना। जब अपनी दुश्मनियों में आपने दूसरों का बेड़ा गर्क कर दिया। लाए ना चीज़ें सामने लाए, ऐसी तो कोई हकीकत सामने लगे। बहुत शुक्रिया मियाँ आबिद साहब आपका। नाज़रीन, जैसे कि आपने मियाँ आबिद साहब की सारी बातें सुनी, हम आईजी पंजाब की भी कुछ बातें आपको सुनवाते हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उनका इस इंक्वायरी से मुतालिक क्या कहना था। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो हुआ था वो ऑडिट हुआ था। वो इंस्टीट्यूशन का ऑडिट था, किसी की इंक्वायरी नहीं। वो एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर से करवाई गई। उस ऑडिट में जब चीज़ें निकली तो फिर जो इंक्वायरी हुई वो शहजादा सुल्तान साहब ने की, और शहजादा सुल्तान साहब उनसे 2 या 3 बैचेस सीनियर थे। तो पहली जो इंक्विजिशन थी वो एक प्रोब था, एक ऑडिट था, वो किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। उनके साथ एक टीम थी पूरी। वो कौन लोग थे? उनके साथ 2 अफराद और थे। क्या वो पुलिस ऑफिसर? नहीं, वो ऑडिटर थे। वो उन दोनों ऑडिटर्स की टीम को सुपरवाइज कर रहे हैं। इंक्वायरी जो की है वो तो शहजादा सुल्तान साहब ने, वो उसके बाद हुई। और एंटी करप्शन को केस भेजा गया है, महकमाना कार्रवाई के लिए भी आपने कहा था। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन को भी केस चला गया है। जो ऑफिसर्स सीपीओ लेवल पे डील किए जाने थे उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है, और जो अन ऑफिसर्स के खिलाफ स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न या एसएनजीडी लेवल पे एक्शन लिया जाना है, वहाँ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगा। नाज़रीन, मियाँ आबिद साहब की आपने सारी बातें सुनी। बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर और अखबारात में और टीवी स्क्रीन्स पर भी ये चर्चा था कि कमांडेंट जो कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के थे, उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन कर दी। लेकिन असल कहानी 5 बकरियों से शुरू होती है। पुलिस के आपस की लड़ाई थी जिसमें महबूब लिल्ला पर बगैर किसी सबूतों के ये कीचड़ उछाला गया, और कोई भी अफसरान जो हैं वो महबूब लिल्ला की करप्शन जो रिपोर्टेड है वो सामने अभी तक नहीं ला सके। नाज़रीन, इस केस में जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको जल्द आगाह करेंगे। इसके अलावा अपनी राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है। इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।